सो हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स क्लास 12 फॉर ऑल द बोर्ड्स, है ना। नॉट ओनली झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या जितने भी यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, किसी बोर्ड के लिए सारे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में स्पेशली फॉर झारखंड बोर्ड की बात करें तो एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है हर साल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुण है जो विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है, मतलब कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में ए कहता है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, ऑप्शन बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड कहता है टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, और थी कहता है सेक्टर लाइन ऑफ चार्ज। तो इसमें पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ना, उसने कहा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, तो ध्यान रखना, कहा है नहीं होती है ना, यानी कौन सा गुण नहीं होता है। तो टोटल चार्ज कंजर होता है, ये पता है, होता ही है ना। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू एनी, ये भी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्यू इक्वल टू एनी होता है। ठीक, टू टाइप चार्ज होते हैं, एक चार्ज को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है। क्या नहीं होता है, तो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये स्टेटमेंट गलत है ना, ये कहना गलत है कि सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती, यानी कभी सर्कल के फॉर्म में कभी भी नहीं होगी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कभी भी इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बात करो तो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं बनता है, गलत है ना, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन 2, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसमें से एक ऐसा कौन सा चार्ज है जो पॉसिबल है, जो हम बना सकते हैं, है ना। तो कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो देखो याद करो, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको आता है सॉल्व करो। हिंट देता हूँ, Q इक्वल टू एनी, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कोई भी चार्ज होगा उसको हम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में के फॉर्म में ही हम लिख पाएंगे। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो कोई छोटा चार्ज हो नहीं सकता, और जो भी चार्ज होगा वो, है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिख पाएंगे, मतलब 2e 3e 5e 6e ऐसे लिख पाएंगे, या फिर 100e 1000e, है ना, 1000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख सकते हैं ना। कभी भी 1.5e 3.2e ऐसा नहीं लिख पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो चेक करना, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि तो ये 1.6 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 1.6 से डिवाइड हो रहा है। 5.8 नहीं होगा, डिवाइड करो तो वो डेसिमल में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 3.2 हो सकता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिसाइड करो तो होगा क्या, देखते हैं। तो 3.2 इंटू 10⁻18 को डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10 बन जाएगा ऊपर 1, क्योंकि -19 है, ऊपर -18 है, -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा, तो -18 और +19 कितना होता है ऐड करने पर, ये आता है 1, तो पावर कितना हो जाएगा 10⁻1, मतलब कि 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉसिबल है ना, n इक्वल टू 20 पॉसिबल, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन में जो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, q इक्वल टू एनी, इसमें जो n होता है वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, वो कौन हो सकता है, वो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 को ही सॉल्व करने पर आ सकता है ना। जब 20 आ गया, एक पूर्णांक आ गया, इंटीजर आ गया, तो पॉसिबल कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो करना क्या होता है इसमें, आपको सिंपल रखना, जो भी चार्ज रहेगा उसको आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना, है ना, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना, जिसमें भी वो इंटीजर बन के आएगा आंसर, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर 20 आ गया, इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। आते क्वेश्चन में 3 कह रहा है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक, तो कह रहा है कि हमें चार्ज गिवन कितना, हमें चार्ज गिवन है 1 नैनोकूलम, तो 1 नैनोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, हमें क्यों गिवन है, फिर इसमें कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि Q इक्वल टू होता है एनी। देखो जब भी आपसे, अगर याद रखना बता रहा हूँ, जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, है ना, तो सिंपल और चार्ज गिवन है और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, आंख बंद करके Q इक्वल टू एनी लगा लो फॉर्मूला, है ना, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, मतलब हमसे n पूछा गया है, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई E। ठीक, Q कितना गिवन है, 10⁻⁻9 कूलम, है ना, 1 नैनो कूलम था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ऊपर 10⁻10 और ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 1.6 ऐसा। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻9, है ना, ये आंसर आना चाहिए। अब ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो
कोई भी ऑप्शन रॉन्ग है ना, यानी ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग है ना, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्शन सही नहीं हो। ठीक है, तो आग में क्या, मैं आंसर तुक्का तो लगाना नहीं होता एग्जाम में, हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ऑल ऑप्शन रॉन्ग तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। कह रहा है पास दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो मान लो कह रहा है कि एफ फोर्स लग रहा है। ठीक, चार्ज कैसा है, दोनों चार्ज इक्वल है, मतलब एक चार्ज क्यू है दूसरा चार्ज भी क्यू है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आर है। तो दैट मीन्स कि जो एफ फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले फोर्स था। अब आगे पढ़ते क्या लिखा है, कहता है इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन इच चार्ज इच। कह रहा होता अब नया फोर्स कितना होगा एफ डैश, कब, कह रहा है जब चार्जेस को आपने हाफ कर दिया, यानी दोनों चार्ज जो क्यू क्यू था अब कितना हो गया है क्यू बाई टू और हो गया क्यू बाई टू, हाफ ऑफ कर दिया चार्ज को, और इन्हीं के बीच के डिस्टेंस को कितना कर दिया हमने, डबल कर दिया, मतलब 2 टाइम्स। ये 2r पहले r था तो अब 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ठीक, इन डिवाइड बाई 4 और 2r स्क्वायर बन जाएगा हमारा 4r स्क्वायर। यानी हमारा जो नया फोर्स आएगा एफ डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/16 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया बाहर लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमें चेक करना ऑप्शंस, हमें जो ऑप्शन गिवन है ना नया फोर्स वो एफ के टर्म में गिवन है। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर है क्या, इक्वेशन 1 में देखो क्या लिखा था, इसी टर्म में कहा था एफ जो पहले वाला फोर्स था, तो एफ डिवाइड बाई हो जाएगा 16, मतलब अब जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, नया फोर्स हो जाएगा वो एफ बाई 16 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है जैक बोर्ड का। ठीक है, जैक बोर्ड का 24 में क्वेश्चन यही पूछा गया था, बताएंगे। अच्छा, आपको अगर मेरे साथ बने रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैक बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है वो बुक मार्केट में आई नहीं है। तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको कभी ना कभी किसी वीडियो में बता दूंगा कि जैक बोर्ड का क्वेश्चन कहाँ से आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन कहाँ से आया था, फिजिक्स का मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आया था वहाँ से, 90% क्वेश्चन आया था उस बुक से, है ना, हूबहू उसमें क्वेश्चन आंसर सारे लिखे हुए थे, एमसीक्यू लिखा हुआ था। छोटी सी बुक आती है, पतली सी बुक आती है, कब आएगी कैसे आएगी आपको बता देंगे, हमारे साथ बने रहना। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन कर लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स को जब चार्ज डिवाइड करते हो तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का यूनिट हो जाता है हमारा न्यूटन और चार्ज का यूनिट हो जाता है हमारा कुलम्ब, यानी जो यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो जाएगा, वो होगा न्यूटन पर कुलम्ब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है अक्सर जैक बोर्ड में, है ना, और बिहार बोर्ड में यूपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो याद करना कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते रहो, है ना, आपने कहीं से पढ़ा होगा पढ़ते रहो, नहीं पढ़ा तो मेरा 1 शॉट डिवीजन देख लो, है ना, और नहीं तो मेरा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल है उसको देख लो, वहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में मैंने फिजिक्स पढ़ाया हुआ है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 कह व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, रखना उसने बोला है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो बताओ उस पर क्या लगेगा, एक नेट फोर्स लगेगा, बी कहता है एक टॉर्क लगेगा, सी कहता है उस पर एक टॉर्क एक फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, और उसमें डी कहता है कि ना ही फोर्स होगा ना ही टॉर्क होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख लो, ऑप्शन मैंने पढ़ा है ABCD, आप उसको हिंदी में पढ़ लो, है ना। फोर्स को बल बोलते हैं, टॉर्क को आघूर्ण बोलते हैं, सिंपल सा लॉजिक फंडा हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो रखना अब कुछ बातें में याद रखना कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेट फोर्स होता है ना, याद रखना हमेशा नेट फोर्स होता है वो हमेशा जीरो होता है ना। टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं हो सकता है, टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो, है ना, लेकिन नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होता है। ठीक, और इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो अगर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर नेट फोर्स भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। टॉर्क जीरो नहीं होगा, जनरली बोलते टॉर्क जीरो नहीं होता दोनों केस में ना। स्पेशल केस आएगा जहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाए, लेकिन जनरली बोलते टॉर्क जीरो नहीं होता है, ठीक है। टॉर्क जीरो तब होता है जब एंगल जीरो या 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए, तो जनरली बोलते टॉर्क जीरो नहीं होता है। तो याद रखना, हमसे पूछा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर क्या लगता है, इस पर एक नेट टॉर्क लगता है। तो क्या लगेगा, सिर्फ एक टॉर्क लगेगा और कुछ नहीं, है ना। फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाता है, टॉर्क लगता है। तो याद है क्या ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो होता है लेकिन टॉर्क होता है। आते क्वेश्चन नंबर 7, लिखा था फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये मैंने कुछ कहा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी फोर्स डिवाइड बाय चार्ज को क्या बोलते हैं, इसे ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा था भी लिखा था यूनिट में, कुछ पहले मैंने यूनिट भी लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। इससे पूछा है फोर्स पर मतलब डिवाइड बाय चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऑप्शन में बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपना कमेंट करते जाओ ना, लाइव टेस्ट दे रहे हो तो देखो मैं कहता हूँ जब लाइव टेस्ट दे रहे हो तो क्या करना, अपने कमेंट करते चले जाओ, फिर बाद में आंसर बताना कि आपके एंड में कितने क्वेश्चन सही हुए थे। और 200 तक जिनको नहीं पता है कि लाइव टेस्ट शुरू हो चुका है, वो अपने फ्रेंड तक बताओ, हम लाइव टेस्ट करेंगे इस तरह। इस बार हम सब करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, मैथ भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिखता है टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। क्या दो चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज कैसा उसने कहा नहीं, इक्वल है अनइक्वल कुछ कहा नहीं, तो मान लेते हैं चलो ए फोर्स लग रहा था, ठीक है। उसने चार्ज के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो मान लेंगे एक पहला चार्ज अगर Q1 है तो दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, d था, तो हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है इफ द चार्जेज आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। कह रहा है कि देन फोर्स क्या होगा, कह रहा है नया फोर्स क्या होना चाहिए अगर हम सबको डबल कर दें। जो Q1 था वो 2Q1 बन गया, ठीक। जो Q2 था वो 2Q2 बन गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसे भी डबल कर दो, मतलब जो d था वो अब 2d बन गया है, तो लिखना पड़ेगा 2d का स्क्वायर। तो बन जाएगा टोटल 4, इसको सोच सकते हैं कैसे, इक्वल टू 4 टू 2 हो गया 4 K Q1 Q2 डिवाइड बाई 2d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर, ठीक। 4 से 4 मारा जाएगा, जो मारा गया तो बच गया क्या, तो बच गया एफ डैश की वैल्यू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फोर्स, तो एफ डैश कितना आ गया, एफ डैश आ गया हमारा सेम जो पहले था, कितना F, यानी कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप चार्ज को डबल कर दो और डिस्टेंस को भी डबल कर दो तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है, फोर्स उतना ही रहेगा जितना पहले था, ठीक है। तो देखो, तो याद रखना जो लोग टेस्ट दे रहे हो मेरी बात रखना, पढ़ो कहीं से, है ना। आप कहीं से कोचिंग पढ़ रहे हो, कोचिंग पे पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, टेस्ट यहीं कर देना, है ना। क्योंकि यहीं पर आपको टेस्ट कराया जाएगा कि आपको कितना पढ़ा है, आपने कहीं से पढ़ा है, आपको कितना पढ़ा है। क्योंकि यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन सही से बना लिया तभी आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे मार्क्स, अच्छे मार्क्स एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि हर साल होता है, हमारे कोविड टाइम से हम कर रहे हैं, और हर साल बच्चों ने लाइव टेस्ट दिया, इधर आकर टेस्ट देते रहेंगे, पढ़ता है, उनके पास 6 मार्क्स आए फिजिक्स में, जो रेगुलर पढ़ा है शुरू से। एन पे जाओगे तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी से फोकस करोगे तो हो जाएगा। डेली टाइम देना, थोड़ा नहीं तो थोड़ा टाइम देना, हो जाएगा आपका बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जनरली फिजिक्स का क्वेश्चन टफ आता है जैक बोर्ड का। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 9। लिखता है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि हमारे पास ग्लास रॉड है, ठीक है। कैसा ग्लास रॉड है, उसने बोले पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, ठीक। कह रहे किस टाइप के ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ऐसे बताओ जैसे मैं वो कहूँ कि एक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का होता है नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करता है, एक तो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट वाले को, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे साउथ पोल अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल को, वैसे एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा एक नेगेटिव चार्ज को, ठीक, इसे अट्रैक्ट करेगा। और हमने ये भी देखा है इन केस ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल होगा, देखना वो एक आयरन के पीस यानी लोहे को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जबकि लोहा कैसा है, न्यूट्रल है, उस पर कोई वो मैग्नेट नहीं है। वैसे बोलते हैं एक लोहा क्या होता है, एक आयरन क्या होता है, एक न्यूट्रल चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी वो अट्रैक्ट होता है,
है ना। तो किस किस को ये अट्रैक्ट करेगा, तो एक तो अट्रैक्ट करेगा पहला वो तो नेगेटिव चार्ज को करेगा हमेशा, यानी जो ऋणात्मक चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। साथ में इसके साथ अट्रैक्ट किसको करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमारा एक न्यूट्रल, मतलब इसमें आवेशहीन बोलते हैं ना इसको, न्यूट्रल का मतलब था आवेशहीन, तो दोनों को अट्रैक्ट करता है। तो ये किसे करेगा अट्रैक्ट, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, दोनों को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ आ गया तरीके से, लॉजिक याद रखना। आते क्वेश्चन 10 लिखा है द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, है ना। आपने कहीं पढ़ा गॉस लॉ, गॉस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके मेरा भी यूट्यूब से देख पढ़ लेना, पढ़िए गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ पढ़ लेना और इसका एप्लीकेशन पढ़ लेना, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, है ना, बता दो किस लिए याद रखना। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, एक खोखला गोला में चार्ज रखा हुआ है, उस पर उसके अंदर और उसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वाला प्रूफ पढ़ लेना 5 मार्क्स के लिए। बता दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का वो आता है, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर द गॉस लॉ इज कॉल्ड, है ना। हम गॉस लॉ में जो सरफेस बनाते हैं उस सरफेस को क्या बोलते हैं, तो नाम ही लिखा है गॉस साफ लिखा है तो गॉसियन सरफेस ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, कह रहा है कि हमारे पास एक बैड कंडक्टर मतलब एक कुचालक है, इसको अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ जाता है। पहला कहता है कि सरफेस पे रहेगा, सिर्फ बाहर बाहर रहेगा, क्या सिर्फ नहीं कहता नहीं इसके अंदर रहेगा, बाहर कुछ नहीं रहेगा, सरफेस पे नहीं होता, सतह पे नहीं होता, सिर्फ अंदर होता है। तीसरा कहता है कि सिर्फ अंदर होता है ना। अब इनसाइड द सरफेस और ओनली इनसाइड द सरफेस का मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है ना। इसको इनसाइड और लिख दो एच वेल एच सरफेस, मैं थोड़ा सा आपको क्या चेंज कर रहा हूं, है ना। तो मतलब कि क्या है, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ पृष्ठ सतह के अंदर और पृष्ठ सतह दोनों पर होगा। मैंने ऑप्शन को चेंज किया, ऑप्शन बी को, तो कहता है कि सिर्फ सरफेस पे होगा, बी कहता है कि अंदर भी होगा, सतह पर भी होगा, सी कहता है सिर्फ अंदर ही होगा और डी कहता है नन। ठीक है, तो याद रखना फॉर द बैड कंडक्टर, ठीक है, बैड कंडक्टर में बोलते हैं कुचालक। ठीक, तो कहाँ होता है, अंदर भी होता है और जो भी चार्ज होगा ना, मान लो चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज बात कर रहे हैं तो अंदर भी होगा और सतह पर भी होगा, है ना, दोनों होता है। ठीक, कहाँ होगा, अंदर भी होगा और सतह पर दोनों पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट। अब इसी के साथ में एक पॉइंट और भी याद रखना जो आपसे एग्जाम पूछा जाता है, अगर कंडक्टर होता, है ना, अगर ये कंडक्टर होता, सुचालक होता, क्या होता, कंडक्टर होता अगर सुचालक होता तो चार्ज कहाँ होता, सिर्फ सतह पर होता, कहाँ होता, ओनली सरफेस पे। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कहाँ होता, ओनली सरफेस पे, सिर्फ सतह पर होता। खैर हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया था बैड कंडक्टर, है ना, क्या पूछा गया था, कुचालक, तो उसमें कहाँ पर होता है, अंदर और बाहर दोनों होता है, यानी पृष्ठ की सतह के अंदर और पृष्ठ सतह दोनों पर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे से करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन 12, अच्छा क्वेश्चन है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ क्यूब विच साइड ऑफ लेंथ ऑफ ए इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इच। कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब बना है ना, एक घन बना हुआ है, कह रहा है इस घन के एक कोने पर ऐसा बना लो घन, देखो ऐसा बना हुआ घन है, ऐसा बनाते हैं हम तो क्यूब बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्यूब बोलते हैं ऐसा। तो मालूम हमने क्यूब बना दिया ऐसा, क्यूब मतलब घन बोला ऐसा, जिसका सभी साइड बराबर है, भुजा बराबर है, और कह रहा है इसके एक कॉर्नर पर हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, है ना, क्यू चार्ज, कितना चार्ज रखा है, इस पॉइंट ए पर, है ना, हमने क्यू चार्ज को रखा हुआ है। तो क्या बताओ इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स आएगा। देखो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, ऐसे जा रहा होगा पूरा। ठीक, अच्छा कुछ फील्ड्स बाहर भी चली जा रही हैं, ऐसे इधर भी चली जा रही है, तो क्या पता इस क्यूब के अंदर से कितना जा रहा है। तो ध्यान देखोगे तो इस क्यूब के अंदर से जो जा रहा है वो सिर्फ इतना ही है, इतना ही जाएगा क्यूब के अंदर से, बाकी तो नहीं जा पा रही है, बाकी तो बाहर चली जा रही है। तो कह रहा है इस फ्लक्स यानी कितनी फील्ड जा रही हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसको विद्युत प्रवाह बोलते हैं। अब कितना चार्ज इंक्लोज होगा, तो देखो ये एक जो चार्ज था वो कहाँ का था, कॉर्नर पे, है ना, जब भी कॉर्नर पे रखा होता है तो उसका सिर्फ Q/8 पार्ट ही रहता है अंदर चार्ज का, बाकी रहता है इस क्यूब के बाहर।
तो फ्लक्स कितना होगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई 8 क्या हो गया, चार्ज इंक्लोज, मतलब इस चार्ज Q का कितना पार्ट अंदर है क्यूब के अंदर, तो ओनली Q बाई 8 पार्ट होता है अंदर। ठीक है, याद रहेगा, ओनली Q बाई 8 भाग अंदर होता है, बाकी सब बाहर होता है। तो इस क्यूब के अंदर जितना चार्ज इंक्लोज होगा उतना इसका फ्लक्स होगा, है ना, मतलब उतना चार्ज हो गया तो फ्लक्स क्या होगा, Q बाई 8 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आज क्वेश्चन में 13 लिखता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमारे किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। कह रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है, देखते नहीं। तो जहां पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाए, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप की है, क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये कमजोर है, पहला वाला मजबूत है, थोड़ा कमजोर है। तो हमें इससे पता चलता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की में तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो ये सब पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्शन ही पता चलेगा, है ना, डायरेक्शन पता चलता है कि फील्ड लाइंस कैसी है ना, वो चार्ज कैसा है। अगर मान लो अगर ऐसा बन रहा है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर जाती है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की ओर आती है। तो इससे डायरेक्शन से के बारे में बताता है कि चार्ज, है ना, कि डायरेक्शन बताएगा क्या है, डायरेक्शन पता चलता है। अच्छा, नेचर ऑफ चार्ज पता चल रहा है कि अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रही है तो बोलेंगे प्लस है, अगर अंदर की ओर आ रही है तो बोलेंगे माइनस है। ठीक है, तो हमें सब कुछ बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन बताता है, और हमें उस चार्ज के नेचर के बारे में बताता है कि वो चार्ज प्लस है या माइनस, मतलब सब कुछ हमें बताता है। ऑप्शन में डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से लेना और आगे जाकर अपने नोट्स को पढ़ लेना इसी तरीके से। ठीक, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज का कौन सा इलेक्ट्रिक लाइन सही बना है। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका आंसर कौन सा था। देखो, नेगेटिव चार्ज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की ओर आती है, ऐसे, है ना। दैट मीन फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज पर आके खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 लिख रहा है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाई दैट, कह रहा है कि विद्युत आवेश के संरक्षण का क्या तात्पर्य है। हम पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ना कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चीज़ है, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, और कहता है कि साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज परमिसिबल। देखो, कंजर्वेशन चार्ज का मतलब होता है ना कि देखो चार्ज को हम ना बना पाएंगे ना हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ये तो सही बात है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो एट द सेम टाइम उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, याद रखना, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो एट द सेम टाइम उतना नेगेटिव चार्ज बनेगा, सच दैट कि पूरे यूनिवर्स का चार्ज फिक्स रहे, कोई कमी ना हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होता है वो डी कहा जाता है, सही है ना, कि साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस परमिसिबल, मतलब ब्रह्मांड में जितना चार्ज बनेगा उसका अगर जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब अगर मान लो मैंने कहा कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज बनेंगे बनते इस यूनिवर्स में तो दो नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक साथ बनेगा, है ना। ये सब कैसा होगा, ये दोनों चीज़ें होगा वो एक साथ होगा, है ना, ये स्टेटमेंट सही है ना। ये बराबर और विद्युत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है, परमिसिबल, एंड साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज परमिसिबल। ठीक है, उसमें डी द करेक्ट आंसर। कहते क्वेश्चन 16 द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, कहता है पूरे यूनिवर्स में जो सबसे कम चार्ज क्या हो सकता है। तो मैंने कहा था कि जो मिनिमम चार्ज होता है ना, इस जो पॉसिबल है, तो जो मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या होता है, जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है ना, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो जल्दी बताओ किसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बताओ जल्दी से किसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। सर जो करेक्ट आंसर आएगा 16 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिखा आपको, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मिनिमम यही चार्ज पॉसिबल है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता पूरे यूनिवर्स में, सबसे कम वैल्यू यही होती है, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आते क्वेश्चन 17 लिखता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब था, हमने लिखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब था कि Q इक्वल टू एनी, है ना, यानी आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि Q इक्वल टू एनी, हमने पढ़ा फॉर्मूला। कह रहा है कि चार्ज डो नॉट एग्जिस्ट, ये तो कुछ कहता नहीं है,
चार्ज एक्सिस्ट ऑन पार्टिकल, इस फॉर्मूले से हमें ये भी नहीं पता चलता है। लिखता है देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हमें कहता है ना कि इससे हमें पता चलता है कि एक जो मिनिमम चार्ज है वो कितना हो सकता है। तो क्यू की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब n इक्वल टू 1 होगा तो क्यू सबसे कम होगा, है ना, और किसी को होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जब n की वैल्यू सबसे कम होगी 1 होगी, उसमें किसी पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मतलब हो सकता है ना कि देखो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मैं कर रहा हूँ कि वैल्यू तो होगी 1.6 इंटू 10⁻19। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वैल्यू इतनी रहेगी, इससे कम नहीं होगी, है ना। तो चार्ज पॉसिबल क्या होगा, प्लस माइनस बोलते हैं, यानी इससे ज्यादा इससे कम नहीं हो सकता, है ना। ये मिनिमम वैल्यू है ना, ये मिनिमम वैल्यू है। वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा है। बात समझ आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कॉन्टेंट चार्ज से ही हमने ये पता किया था कि मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है ना। इसको हमने इस फॉर्मूले से हमने यही जाना था। आते कुछ में 18 लिखता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। अरे कुछ भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है ना। जैसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने हैं ना इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। यानी और इनका जो फील्ड होगा, इनका जो क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, है ना, बोलते हैं संरक्षयी हम फील्ड बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 18। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जितने क्वेश्चन आज बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जब नेक्स्ट ईयर जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन आपके यहाँ देखने को मिल जाए, है ना। और मैंने आपको कहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस क्वेश्चन बैंक से आता है वो मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में बहुत सारे आते हैं, कहीं से कुछ नहीं आता है ना, आता कहाँ से वही मुझे बताऊंगा, जो हमने 5-6 ईयर्स में देखा है, जो चेकबुक बार बार पूछा जा रहा है। और कुछ में 19 पूछा जाता है एन इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। देखो ये क्वेश्चन आने का चांस कम होता है एग्जाम में, फिर भी मैंने कराया है थोड़ा सा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या बात कॉमन है ना, कि दोनों पर चार्ज सेम होता है ना, चार्ज इज सेम दोनों पर होता है ना। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा, बस डिफरेंस इतना है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो मान लो दोनों पे चार्ज हो गया सेम, ठीक। अच्छा मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास को हमने एम बोला और प्रोटॉन के मास को हमने एम बोला, ठीक। ये इक्वल नहीं होता, ये क्या होता है, इसमें प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना चार्ज तो बराबर होगा, ठीक, लेकिन प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, ठीक। तो क्या कहते दोनों पर का एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या दोनों का अगर हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो बताओ दोनों पर कितना, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है Q इंटू ई। तो देखो फोर्स और इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो एम ए इक्वल टू होता है क्यू ई, ठीक। तो पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। बात समझ आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू इंटू यू होता है, ठीक है। तो मास हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा एम ई, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बात करते प्रोटॉन के लिए क्या होगा, तो प्रोटॉन के लिए बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखोगे कि इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं ना, देखो दोनों का चार्ज तो बराबर है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर दोनों पे जो चार्ज है, चार्ज कैसा है, दोनों चार्ज तो बराबर है। अगर दोनों पे चार्ज बराबर होगा यानी क्यू इक्वल टू क्यू पी हो जाए, तो ये भी तो सेम हो जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों ई से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी सेम होगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक बात तो श्योर शॉर्ट कह सकते हैं कि, है ना, क्या होगा, दोनों बराबर है, यानी एम ई इंटू ए ई इक्वल टू एम पी इंटू ए पी होगा। दोनों फोर्स बराबर हो गए ना, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर था और दोनों को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था ना, एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया था। इसलिए तो हमसे पूछा क्या है, पूछा कि उनके त्वरण का अनुपात, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो एपी को इधर ले आओ, एम पी को इधर जाना, तो बच जाएगा एम पी बाई एम ई, हो जाएगा रेशियो है देखो,
क्या किया, बस टर्म को मैंने रीअरेंज कर लिया है। कैसे अरेंज किया, तो एपी को इधर ले आया और एमई को इधर ले गया, डिवाइड कर दिया। तो उनके रेशियो कितना आएगा, उनके एक्सेलरेशन का, उनके त्वरण का अनुपात क्या आएगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब मैं बताऊं, मैंने एम पी बाई एम ई, क्योंकि उसमें पहले पूछा था, पहले लिखा था इलेक्ट्रॉन फिर लिखा था प्रोटॉन, इसलिए जब हम लिखेंगे एक्सेलरेशन तो उसमें भी क्या लिखेंगे, पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान देना अच्छे तरीके से, गलत मत कर जाना एग्जाम में। तो कितना आएगा, रेशियो आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पास में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर सुनना मेरी बातों को और करना। मैंने कहा था यहाँ पर दोनों पर सेम इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज इक्वल था और दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, इसलिए दोनों का क्यू ई क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बात में जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो बाकी लोग हैं जो नए लोग होगा यूट्यूब चैनल पर, जो पहले, तो अच्छी बात है, उनको जो पहले हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको बहुत बेनिफिट्स मिला था हमारे चैनल से, और इस मिलेगा। जो नए बच्चे आए हैं, जो जुड़े हैं, जो अभी नए हैं वो जुड़ जाओ, और जो नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ, यहाँ से आपको सारी प्रिपरेशन हो जाएगी जैक बोर्ड के लिए अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। इवन मैं कहता हूँ आपको 90+ मार्क्स आपको मिल जाएगा फिजिक्स, यहाँ तक आपने पढ़ लिया ढंग से तो। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके हाथ में, मतलब 20 में से 60+ मार्क्स आ जाएगा अगर आपने मेरे चैनल को ढंग से पढ़ाया तो। बहुत बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि आपको एमसीक्यू में आप बहुत ज़्यादा गलत करते हो। ठीक है, तो बाकी सभी का लिंक दिया दिया है ना हमारे पास। फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना ना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब पे तो हमको सब्सक्राइब कर ही लो। और बाकी जिनको बहुत डिटेल में फिजिक्स पढ़ना है वो मेरा चाहकर फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल है ना, सर्च करना यूट्यूब पर, फिजिक्स विद अभिजीत सिंह सर्च करना, वहाँ पे मेरा चैनल का लिंक आएगा, है ना। एक पर्पल कलर का लिंक होगा, लोगो बना होगा, है ना, गुलाबी कलर का, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लो। फिर हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम ट्राई करेंगे इस बार केमिस्ट्री और मैथ्स का भी हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आए और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दे भाई, चैप्टर बाय चैप्टर।